हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऐप और यूट्यूब जिज्ञासा में। जल्दी से जुड़ेंगे सभी लोग। तो आप सभी के काफ़ी डिमांड्स आ रहे थे कि सर सॉफ्टवेयर का जो आपने क्लास लिया है उसका पार्ट 2 भी करवा दीजिए। तो लीजिए उसका पार्ट 2 भी आ चुका है। अगर आपका डिमांड रहा तो इसका पार्ट 3 भी आप सभी के लिए जल्द ही आ जाएगा। जल्द क्या, कल ही आपको मिल जाएगा, है ना? तो तैयार हो जाइए, बेहतर कॉन्सेप्ट, बेहतर तैयारी और अपने रिज़ल्ट में, अपने सिलेक्शन में एक सीट पक्का करने के लिए। क्योंकि सॉफ्टवेयर का टॉपिक सुनने में सिर्फ़ आसान लगता है कि जिसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल उपयोग कर सकते, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ़ सुनने में आसान है, इसके अंदर की बहुत सारी छोटी-छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कल की क्लास में हम लोग क्या-क्या पढ़ चुके हुए हैं। तो बेसिक सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे काम करता है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, वो सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। और आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में भी हम लोग देख चुके थे कि सॉफ्टवेयर को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट किए हुए थे। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर्स और लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपको देखने को मिलता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मैंने कहा था कि इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं अलग-अलग प्रकार के, जो कि मैं आपको अलग से बताने वाला हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो ये एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। हाई लेवल लैंग्वेज की संख्या अभी के टाइम में 9000 से भी ज़्यादा है। कितनी? 9000 से भी ज़्यादा है, तो पूरे के पूरे आप तो याद कर नहीं सकते हैं। तो आपको 20 से 25 ऐसे नाम केवल याद रखने हैं लैंग्वेज के, ठीक है? 20 से 25 लैंग्वेज के बारे में ही आपको जानना है, जिनका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा उससे पूछा जाता है। लो लेवल लैंग्वेज में केवल 2 ही आपको नाम याद रखना है, एक मशीन लैंग्वेज और एक आपको असेंबली लैंग्वेज। केवल यही 2 नाम आपको ध्यान में करके रख लेने हैं, इसके अलावा आपको कोई नाम और ध्यान में रखने का ज़रूरत नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले 3 से 4 क्लासेस में, है ना? तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं आज सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, देन डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है। तो आज का हमारा टारगेट होगा कि इन टॉपिक्स को आज हम लोग कंप्लीट करें, है ना? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हम मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-कौन से हैं, ये बेसिक वाले मैंने आपको बता दिए थे, एडवांस आपको आगे के टॉपिक्स में बताए जाएँगे। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते किसे, है ना? सबसे पहला आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है? क्योंकि बेसिक चीज़ें ही आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है वो चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखते हुए चल रहा हूँ, आप कॉपी में प्रॉपर सॉफ्टवेयर का नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है? अगर आप सबों का सपोर्ट इसी तरीके से बना रहा, तो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर मैं यूट्यूब पे फ्री पढ़ा दूँगा, है ना? पूरा का पूरा। हाँ, अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो जिज्ञासा लर्निंग ऐप में आप ₹499 में कंप्यूटर का फाउंडेशन बैच जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? मात्र ₹499 में, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द सॉफ्टवेयर व्हिच मैनेजेस एंड कंट्रोल्स द हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड allows interaction between the hardware and the other different types of, यानी क्या कह रहा है? ध्यान से समझ लीजिएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल और मैनेज करता है। कंट्रोल और मैनेज करता है। ये 1 नंबर का सवाल यही बन रहा है ना?
कि हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल और मैनेज कौन करता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर या फिर आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल और मैनेज करता है। ठीक है, क्या कह रहा है? यह एक हार्डवेयर पार्ट को अलग अलग सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्शन करने में मदद करता है। ठीक है, तो सवाल पूछा जाएगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर या वह कौन सा भाग है जो हार्डवेयर पार्ट को अलग अलग सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करता है। यानी अलग अलग जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग जो भी काम करता है, उन सभी को इंटरेक्ट करने में जो मदद करता है वो कौन करता है? तो जवाब होगा सर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये काम होता है अलग अलग सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करने में। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। उसके बाद और क्या काम करता है, वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखना होगा, है ना? क्योंकि छोटी-छोटी बातें ही आपको याद करके रखनी होगी, बड़ी-बड़ी बातें तो दुनिया याद करके रखती है ना? क्या कह रहा है? इट कंट्रोल्स एंड मॉनिटर्स सीपीयू एंड मेमोरी फ्रॉम कम्युनिकेटिंग विथ हार्डवेयर पार्ट। सिंपल भाषा में कहें तो यह हार्डवेयर पार्ट्स के साथ कम्युनिकेशन करने से लेकर सीपीयू और मेमोरी को कंट्रोल और मॉनिटर करता है। आप में से बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि सर पीपीटी बना के क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना? पीपीटी में बताते तो टाइम बचता। देखो टाइम बचाना, क्योंकि पीपीटी वाला अगर रहेगा ना, ये टॉपिक खास करके, तो आप केवल पढ़ोगे, है ना? आप केवल पढ़ोगे और सुनोगे, लिखोगे नहीं। यहाँ पर इतना टाइम मैं दे रहा हूँ कि आप ये प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलें, ठीक है? तो जब आपको इस टॉपिक का नोट्स प्रॉपर बना हुआ रहेगा, तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको अपनी भाषा में रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, है ना? इस कारण से मैं पढ़ाने के साथ-साथ यहाँ पर लिखाने का भी काम कर रहा हूँ। बाकी टॉपिक्स का आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन इसी तरीके से लिखे हुए फॉर्म में, ताकि आपको पढ़ने के टाइम पर कोई किताबी लैंग्वेज ना मिले, बल्कि अपना लैंग्वेज मिलेगा, तब जाकर चीज़ें आपको और ज़्यादा आसान लगेगी। ठीक है? ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। आगे क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर runs in the background to support the foreground process। बात समझ में आ रही है? यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, बल्कि आगे में जो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे कि आप कभी प्रोग्राम देखने जाइए, है ना? मूवी ले लीजिए, अभी के टाइम में मूवी आप देखने जाते हैं। मूवी आप देखने गए हैं तो वहाँ पे केवल एक्टर और एक्ट्रेस का ही आपको रोल दिखाई पड़ता है, चाहे वो जूनियर एक्टर हो या फिर सीनियर, है ना? उसके पीछे का जो प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होता है, जो कैमरामैन होता है, जो ड्रेस करने वाला होता है, ठीक है? वो सब आपको नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन रोल सबसे ज़्यादा उन्हीं का होता है। एक एक्टर को एक्टर के रूप में डालने का काम कौन करता है? मेकअप मैन का होता है ना?
जो ड्रेस उसका डिजाइन करता है उसका होता है, तो वो लोग आगे आके नहीं दिखते हैं। वैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में अग्रभाग में जितने भी काम होते हैं उनको करने में ये मदद करता है कौन? तो जवाब होगा सर सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर कंप्यूटर में नहीं हो तो कोई भी कलाकार आपका एक्टिंग नहीं कर पाएगा, जैसे कि आप मूवीज में देखते हैं, है ना? तो पूरे के पूरे काम को ऑपरेट करना, मैनेज करना, कंट्रोल करना, ये सब पीछे में रह के करने का काम करता है। आपके कंप्यूटर में जितना भी काम होता है, चाहे आपका इंटरनेट से कनेक्शन हो, चाहे डेटा इनपुट करना हो, आउटपुट करना हो, प्रोसेस करना हो, जितने भी काम होते हैं, ये सब के सब सिस्टम सॉफ्टवेयर की देख-रेख में ही होते हैं, है ना? बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपका कंप्यूटर एक डब्बे के समान हो जाता है, ठीक है? चलिए, आगे बात करते हैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक मुख्य भाग होता है, सबसे मेन भाग होता है जिसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट भाग कौन-सा होता है? जवाब होगा सर ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे इम्पोर्टेंट, है ना? संचालन प्रणाली के नाम से इसको हिंदी में जाना जाता है। संचालन प्रणाली के नाम से इसको जाना जाता है, ये बात आपको याद करके रख लेनी है, हिंदी में इसे कहते हैं। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, वो चीज़ ध्यान से समझिएगा, तो नोट कर लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम allows the user to run other application on a device। ये क्या करता है? अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद करता है आपके अपने कंप्यूटर, है ना? यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को एक डिवाइस पर अन्य एप्लीकेशन चलाने की अनुमति देता है। ये आसान सा बात हो गया, है ना? उसके बाद क्या हम लोग को बात करना है, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको याद रखिएगा, इट acts as an intermediary between a user of a computer and the computer hardware is called an operating system। ठीक है? It acts as an intermediary between a user of a computer and the computer hardware is called operating system। अगर आसान भाषा में कहें तो क्या याद रखिएगा? यह एक कंप्यूटर के यूजर और हार्डवेयर के बीच एक इंटरमीडिएटर के रूप में कार्य करता है, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है। ये बात आपको याद करके रखनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अलग से प्रॉपर क्लास चलेगा, एक नहीं लगभग 2 घंटे के आसपास एक ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा का पूरा, ये तो बेसिक बातें हो रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा एक क्लास ही अलग से आपके लिए यहाँ पर चलने वाला है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है? कौन-कौन सी कंपनी फेमस है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है,
कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-कौन सा काम करता है, सुपर कंप्यूटर के लिए कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ये प्रॉपर आपके 2 से ढाई घंटे की अलग क्लास आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की चलने वाली है, ठीक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी यहाँ तक यहीं रखेंगे, ठीक है? इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आज अगला जो हमारा टॉपिक है, जो कि आगे कभी डिस्कस नहीं होगा, वो है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन-सा है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन-सा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? उपयोगिता सॉफ्टवेयर। उपयोगिता सॉफ्टवेयर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है? सॉफ्टवेयर के नाम से इसको जाना जाता है। उपयोगिता। अब उपयोग किस लिए किए करेंगे? क्या काम करेगा ये? कैसे काम करेगा? वो सारी चीज़ें समझते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, चीज़ें एकदम ध्यान से समझिएगा। यूटिलिटीज़ अ टाइप ऑफ सर्विस। क्या है ये? एक प्रकार का सर्विस होता है, सर्विस प्रोग्राम होता है। अब कैसा सर्विस प्रोवाइड करता है ये? कुछ तो खास रहा होगा, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सेवा प्रोवाइड कर रहा है। अब सेवा ये किस कंडीशन में प्रोवाइड कर रहा है? तो यूटिलिटीज़ अ टाइप ऑफ सर्विस आर यूज्ड टू मेंटेन द फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस, ध्यान समझिएगा, परफॉर्मेंस ऑफ योर कंप्यूटर। ध्यान से, एक सवाल तो पक्का यहाँ से कभी-कभी हो सकता है एग्ज़ाम में 2 सवाल भी यहाँ से पूछ लिया जाए, है ना? तो क्या याद रखिएगा? यूटिलिटीज़ एक प्रकार के सर्विस प्रोग्राम हैं, इनका यूज़ कंप्यूटर की कार्यक्षमता और परफॉर्मेंस को बनाए रखता है। बात आई समझ में? तो यूटिलिटीज़ एक प्रकार का सर्विस प्रोग्राम होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यूटिलिटीज़ कभी भी अकेले काम नहीं करता है, बल्कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में मिलकर काम करता है ना। तो यूटिलिटीज़ एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के कार्यक्षमता और उसके परफॉर्मेंस को बना के रखने का काम करता है। ठीक है? तो याद रखिएगा अगला पॉइंट क्या कह रहा है? इट डज़ नॉट डायरेक्टली इंटरफेस विथ द हार्डवेयर। ठीक है? ये डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ में क्या करता है? इंटरफेस नहीं करता है। ठीक है? यह हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरफेस नहीं करता है। We can also call them an auxiliary program। ये डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं करने कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं? सहायक मेमोरी के नाम से जानते हैं। इसे हम सहायक प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है? क्योंकि एक डायरेक्ट हार्डवेयर पार्ट से इंटरैक्ट नहीं करता है, बल्कि ये प्रोग्रामिंग कह रहे हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में मिलकर काम करता है। इस कारण से इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को हम लोग उपयोगिता सॉफ्टवेयर को हम लोग ऑक्सिलरी प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब कौन-कौन से आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, कौन-कौन से कैसे काम करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, ठीक है?
अब उसमें से कौन-कौन सा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो एक-एक करके हम लोग देख लेते हैं। काम कैसे करता है, उसका यूज़ कैसे होता है, वो सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो एक-एक करके हम लोग देखना शुरू करते हैं, कौन-सा सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कौन-सा? डिस्क क्लीन अप का। नाम से ही पता चल रहा है डिस्क क्लीनअप है। नाम क्या है इसका? डिस्क क्लीनअप नाम है। अब डिस्क का मतलब कौन-सा? सीधा-सा मतलब होता है हार्ड डिस्क। क्लीन का मतलब साफ करना, ठीक है? तो कहते हैं ना क्लीन कर दो, तो क्लीन कर दो यानी साफ कर दो, ठीक है? अब ध्यान से समझिए डिस्क क्लीनअप होता क्या है? तो डिस्क क्लीनअप क्या है? एक प्रकार का यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो कैसे याद रखिएगा डिस्क क्लीनअप allows to scan entire hard drive to search for extra room by deleting any unnecessary file. Unnecessary unnecessary files. थोड़ा सा spelling यहाँ पे है। unnecessary files such as temporary files from the internet and cookies that are downloaded when you visit web pages. आसान भाषा में समझिए कि डिस्क क्लीनअप जो है वो पूरे हार्ड डिस्क ड्राइव को क्या करता है सर्च करने का काम करता है और उन जगहों को डिलीट करने का काम करता है या उन फाइल्स को डिलीट करने का काम करता है जो अननेसेसरी आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं और कहाँ से आते हैं तो इंटरनेट में जब आप कुछ सर्च करते हैं यानी वेब पेज में जब जाते हैं तो वहां से कुछ फाइल्स कुकीज के रूप में आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाते हैं उन फाइल्स को ये डिलीट करने का काम करता है। नाम है इसका डिस्क क्लीन अप। क्या नाम है? डिस्क क्लीन अप इसका नाम। ठीक है? यहाँ पे क्या कह रहा है हिंदी में? तो डिस्क क्लीन अप पूरे हार्ड ड्राइव को स्कैन करता है और अननेसेसरी अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट करके करके हार्ड ड्राइव में स्पेस बनाता है। ठीक है? जैसे टेम्परेरी फाइल से इंटरनेट से डाउनलोड कुकीज़ वगैरह जो हैं, वो सभी के सभी क्या हैं आपके इसके एग्ज़ाम्पल्स हो जाते हैं, ठीक है? कुकीज़ वगैरह जो हैं, अब कुकीज़ बिस्किट मत समझ लीजिएगा। कुकीज़ इंटरनेट से डाउनलोड हुआ अनवांटेड फाइल होता है, जो आपके कंप्यूटर में किसी प्रकार से कंप्यूटर में डाल दिया जाता है। कैसे डाला जाता है? तो इंटरनेट में कुछ आप सर्च किए, वो चीज़ आप सर्च किए हैं, वो चीज़ें आपके कहाँ पर? तो आपके फ़ाइल में वो डाउनलोड हो जाता है, एक अलग से फ़ाइल बन जाता है कुकीज़ का, ठीक है? अनवांटेड फ़ाइल आप कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं? अनवांटेड फ़ाइल कह सकते हैं, ठीक है? जो आपके कंप्यूटर में बार-बार उस चीज़ को दिखाने का काम करता है कि आपने इस वेब पेज को सर्च करने का काम किया। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, उसे हम लोग कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट में कौन-सा? डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। ठीक है? कौन-सा है? डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन ये आपका दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। होते बहुत सारे हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट में से आपका एक है। कैसे याद रखिएगा इसका? तो ध्यान दीजिएगा डिगफ्रेग
fragmentation is the process of locating the non-contiguous GUCONTIGUOS non-contiguous fragments of data into which a computer file may be divided as it is stored on a hard disk and rearranging the fragments and restoring them into fewer fragments or into the whole file। तो कहेगा सर समझ में नहीं आया ये क्या लिखे हैं आप, है ना? क्या लिखे समझ में ही नहीं आया। आसान भाषा में हिंदी में समझिए, क्योंकि अंग्रेज भी हिंदी में ही बहुत अच्छे से समझते हैं चीज़ों को। ठीक है? तो क्या याद रखिएगा, जब किसी जब किसी फाइल को डिस्क में स्टोर किया जाता है तो कंप्यूटर सबसे पहले उस खाली जगह पर स्टोर करता है। उसे क्या करता है? खाली जगह पर स्टोर करता है। सबसे पहले उसे खाली जगह पर स्टोर करता है। फिर फिर सभी फाइलों को रीअरेंज करता है या फाइल्स के बीच खाली स्थान को भी अरेंज करता है और मेमोरी मैनेजमेंट को बेहतर बनाता है। ध्यान से आप फोटोज वगैरह क्लिक किए, आपके गैलरी में बहुत सारे फोटो हो गए, है ना? बहुत सारे फ़ोटो आपने क्लिक किए, लेकिन क्या करते हैं बीच-बीच में वो फ़ोटोज़ जो आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, उनको क्या करते हैं आप एक-एक करके सेलेक्ट करते हैं और उनको डिलीट करते हैं। अब उस डिलीट करने के बाद में क्या होता है, वो जगह खाली हो जाता है। उन सभी खाली जगहों को फिर से अरेंज करने का जो काम करता है, सभी फाइल्स को अरेंज करके स्टोर करने का जो काम करता है, वो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का ही होता है। ठीक है? बस आसान भाषा में याद रखिएगा कि आप अपने कंप्यूटर में जो कुछ भी डेटा डालते हैं या जो भी फाइल डिलीट करते हैं, तो डेटा डालने के बाद और डिलीट करने के बाद जो जगह खाली बचता है या जो जगह खाली होता है, उन जगहों को अरेंज करके रखने का काम, सभी फाइल्स को एक तरीके से सीरियल नंबर से स्टोर करने का काम जो करता है, वो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का ही होता है। ये बात आपको याद करके रख लेनी है। बताओ यहाँ तक समझने में किन्हीं कोई दिक्कत, परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद तीसरा हम लोग देखते हैं कौन-सा? तीसरा हमारा कौन-सा है? डेटा बैकअप। तीसरा कौन-सा है? डेटा बैकअप आपका तीसरा नंबर पे आता है।
याद रखिएगा डेटा बैकअप क्या होता है, तो यहाँ पे आसान भाषा में तुरंत में लिख दे रहे हैं। कंप्यूटर मेमोरी डिस्क के खराब हो जाने पर डेटा नष्ट होने का डर बना रहता है। इससे बचने इससे बचने के लिए डेटा को दूसरे मेमोरी में, ध्यान दीजिएगा, दूसरे मेमोरी पर स्टोर किया था, दूसरे मेमोरी पर स्टोर करके रखा जाता है। उसे डेटा बैकअप कहते हैं, उसे डेटा बैकअप कहते हैं। यानी कि मान लेते हैं आप कभी करते हैं, नहीं कहते हैं कि अरे ड्राइव में रख दो ना, अगर आपके फ़ोन में डेटा डिलीट होने का डर है, तो आप कैसे कहते हैं? ड्राइव में कॉपी करके रख दो, वहाँ से फिर आप वहाँ पे क्या कर लेना, रिट्रीव कर लेना, पुनर्प्राप्त कर लेना, ठीक है? तो जब आप अपनी जानकारी को डिलीट होने के डर से, खराब होने के डर से किसी अन्य मेमोरी में, अब मेमोरी कुछ भी हो सकता है, उसमें स्टोर करके रख देते हैं, तो उसे डेटा बैकअप के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अगला आपका कौन-सा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? अगला आपका एंटीवायरस, एंटीवायरस। अब ये एंटीवायरस के बारे में आप बताइए, कल की क्लास में आपको इसी तरीके से पढ़ना है या पीपीटी में पढ़ना है? लिख कर पढ़ना है, लिख कर पढ़ना है या पीपीटी में पढ़ना है? पीपीटी में पढ़ना है, ये कमेंट करके आप बताइएगा, है ना? ये कमेंट करके आप बताइए कि कल वायरस और एंटीवायरस आपको इसी तरीके से पढ़ना है कि सर मैं लिख के पढ़ाऊँ और आप कॉपी में नोट करते हुए चलें, या आपको बना-बनाया पीपीटी में चाहिए। मेरे पास दोनों ही ऑप्शन हैं, डिसाइड आपको करना है कि आपको कैसे पसंद आ रहा है, कि कॉपी में नोट करके पढ़ना है या सर बस पढ़ना है, लिखना नहीं है, ठीक है? तो आज का सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, और कल के सेशन में पूरा हम लोग एंटीवायरस यानी कि पूरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, ठीक है? और आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये 3 चीज़ हम लोग कल की क्लास में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? और उसके बाद हमारा शुरू होगा कौन-सा? तो उसके बाद हमारा शुरू होगा सर सिंपल सी एप्लीकेशन लैंग्वेज या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन एंड